हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। वो वीडियो लंबा होने की वजह से मैंने उसमें स्पीड का इंडिकेटर लगा दिया था, जिससे वो वीडियो जल्दी जल्दी चल रहा था। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति क्या है। देखिए, वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह बढ़ाए गए द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित होता है। वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वह बढ़ाए गए द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित होता है। लंबार्धक यानी द्विध्रुव के लंबर्धक होगा। ठीक है, चलिए हम चित्र के माध्यम से यहाँ बताते हैं। ए बी आपका वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की दूरी 2a है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। यहाँ तीव्रता हमें दो ज्ञात करनी होगी, एक प्लस क्यू आवेश के कारण, एक माइनस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, अब जो परिभाषा थी निरक्षीय स्थिति, तो इस बिंदु पर ये बिंदु जो रखा है ये द्विध्रुव के निरक्ष पर रखा है, यानी लंबार्धक। ये अक्ष पर होता है, ये निरक्ष पर होता है। तो वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वह बढ़ाए गए द्विध्रुव, यानी हमने द्विध्रुव से यहाँ बढ़ाया है, बिंदु O से बढ़ाएंगे इसको, तो द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित होगा, जिसे द्विध्रुव के सापेक्ष वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहते हैं। यहाँ बिंदु P को A से मिला देंगे और साथ ही B से मिला देंगे। इस तरह O से मध्य बिंदु इसका O है, तो O से A की जो दूरी होगी वो इसमें क्या होगी, A होगी। तो इसी प्रकार इस तरफ भी बिंदु O से B की दूरी A होगी। दोनों का जो योग होगा वो 2a होगा। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है निरक्षीय स्थिति के, वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वह बढ़ाए गए द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित होता है, जिसे वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तीव्रता में दो ज्ञात करनी होती है। तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर तीव्रता की दिशा इस तरफ होगी, आगे की तरफ E प्लस क्यू, और B के कारण P पर ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी किसकी तरफ, अंदर की तरफ, यानी A माइनस क्यू। ठीक है, और दोनों तीव्रताओं का जो परिणामी तीव्रता होती है कि हमने कितनी तीव्रता निकाली, तो उनकी अलग अलग तीव्रता निकालते हैं, उनका बीजगणितीय होता है परिणामी तीव्रता। तो वो होगा आपका इस तरफ तीव्रता। अब जो परिणामी तीव्रता होगी आपका, यहाँ पे इससे क्या बनेगा, आपका कोण बन सकता है। यहाँ पे दोनों तरफ कोण बनेगा, एक प्लस क्यू आवेश के कारण परिणामी तीव्रता के साथ और परिणामी तीव्रता के साथ एक माइनस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन तो मैंने बता दी है। चलिए इसका व्यंजक करते हैं। वही जैसे हमने कल वीडियो पढ़ाया था आपको, उसी तरह का इसमें भी हम व्यंजक की जो भाषा है वही लिखेंगे। क्या होगी, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी दूरी 2a है। अब हमें क्या करना है, इस मध्य बिंदु को देखना है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, क्योंकि निरक्ष यानी लंबार्धक है बिंदु P पर, निरक्षीय स्थिति में
एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की दूरी 2a है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर यानी निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले पता है आप लोगों को, सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु की तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु की तीव्रता ज्ञात करेंगे। दोनों का हम परिणामी ले लेंगे बिंदु ई। ये परिणामी जो होगा वो इन तीव्रताओं के बीजगणितीयों के बराबर होगा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E प्लस क्यू बराबर, ठीक है, प्लस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में AP का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो तीव्रता होती है वह कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है, इसलिए यहाँ पे दूरी पे क्या लगता है, वर्ग लग जाता है। किस दिशा में है ये, AP दिशा में, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण P पे ज्ञात करेंगे, तीव्रता की दिशा क्या होगी, AP। ये आपकी दिशा, यहाँ पे आपकी दिशा को संकेत कर रहा है प्लस क्यू, AP दिशा। इसी प्रकार फिर लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको अब मालूम हो गया होगा कि यहाँ पे E माइनस क्यू आएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस क्यू बटे में BP का स्क्वायर। ये किस दिशा में होगा, PV दिशा में। यहाँ पे दिशा होगी आपकी PV, क्योंकि P से B की तरफ जा रहा है, P से B की तरफ। ठीक, इसके बाद अब ये बताना है कि यहाँ पे E प्लस क्यू और E माइनस क्यू, इनकी जो दिशाएं हैं वो विपरीत हैं, लेकिन इनका जो परिमाण है वो समान है। परिमाण व्यक्त करता है उसकी तीव्रता और प्लस आकार, यानी इसका जो आकार है दोनों का वो समान है। का जो बल का अनुभव हो रहा है बिंदु P पर वो बल का अनुभव कैसा है, समान है, यानी परिमाण व्यक्त करता है आकार को। तो इन दोनों के जो परिमाण हैं वो समान हैं, किंतु दिशाएं क्या यानी कि विपरीत हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो E प्लस क्यू होगा वो E माइनस क्यू के बराबर होगा। परिमाण समान है तो E प्लस क्यू क्या होगा, E माइनस क्यू के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू के परिमाण समान किंतु दिशाएं बराबर हैं। ठीक, अब देखिए इसमें जो हमने ये परिणामी तीव्रता है, इसमें हमने E प्लस क्यू के साथ एक थीटा लिया है, यानी घटक लिया है, तो इसमें घटक आना चाहिए। यानी यहाँ पे E प्लस क्यू से साथ यहाँ इसका कोण बन रहा है और परिणामी तीव्रता के साथ E माइनस क्यू के साथ इसका कोण बन रहा है। तो यहाँ पे घटक क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे घटक साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे आधा बटे कर्ण, यानी E प्लस क्यू के साथ यहाँ पे कॉस थीटा आएगा।
क्योंकि आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि लाल बटे कक्का में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है साइन, आधा बटे कर्ण होता है कॉस। तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण, इसमें घटक कौन सा आएगा, कॉस। तो e प्लस क्यू कॉस थीटा और एक आएगा e माइनस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि वही घटक आपको नीचे की तरफ दिख रहा है। तो यहाँ पे अब लेकिन बात यहाँ पे ये है कि वैद्युत द्विध्रुव के जो समांतर घटक होंगे वो इसमें कार्य करेंगे, क्योंकि जो विद्युत बल होता है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर लगता है। तो यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव के जो यहाँ पे परिणामी तीव्रता है वो इसके समांतर है, समांतर है तो इसके समांतर घटक होंगे वो इसके साथ कार्य करेंगे। जो लंबवत घटक होंगे वो एक दूसरे के विपरीत होने के कारण वो नष्ट हो जाएंगे। लंबवत घटक जो होता है वो एक दूसरे के विपरीत होने के कारण वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगर इसको यदि हम इसको ऐसा कर दें तो इसका जो लंब बटे कर्ण आएगा, लंबवत घटक में क्या होगा, लंब बटे कर्ण यानी साइन आएगा। तो लंब बटे कर्ण जो है वो कैसा हो रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के कैसा है, वो लंबवत है। तो लंबवत यहाँ पे बल लगता नहीं कोई विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र के समांतर बल लगता है। तो विद्युत क्षेत्र के समांतर बल लगता है यानी समांतर जो घटक होंगे वो विद्युत द्विध्रुव के समांतर का वो वाला कार्य करेगा घटक। तो जो घटक वैद्युत द्विध्रुव के समांतर होगा वो घटक क्या होंगे, इसमें कार्य करेंगे और वो आपस में जुड़ जाएंगे। जो घटक कार्य करेंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के समांतर घटक, समांतर घटक यानी यहाँ पे आपका ये इसके समांतर है। तो घटक क्या होगा, e प्लस क्यू कॉस थीटा और एक आएगा आपका e माइनस क्यू कॉस थीटा, आधा बटे कर्ण कॉस थीटा। कार्य करेंगे जो आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव के जो घटक हैं e प्लस क्यू कॉस थीटा और e माइनस क्यू थीटा, ये कार्य करेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो अब निकाल लीजिए यहाँ पे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। क्या लेंगे, अब बिंदु P पर तीव्रता जो होगी E, वो किस किस के बाद होगी, E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस e माइनस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो घटक जो हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे तो हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पर ये जो e प्लस क्यू और e माइनस क्यू जो हैं इनके परिमाण समान हैं। तो क्या कर देंगे कि इस जो e प्लस क्यू है आपका, सॉरी e माइनस क्यू है जो आपका, वो e प्लस क्यू कर देंगे, e प्लस क्यू कर दिया जाएगा। लिख देंगे चूँकि e प्लस क्यू जो है वो e माइनस क्यू के बराबर है। तो यहाँ पे e माइनस क्यू का जो मान है वो हम e प्लस क्यू रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे e प्लस क्यू कॉस थीटा, e प्लस क्यू कॉस थीटा, तो यहाँ पे कितनी बार हो गए, 2 बार, e प्लस क्यू 2 e प्लस क्यू कॉस थीटा। इसके बाद इसमें इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे पहले से, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे जो e प्लस क्यू दिख रहा है आपको, e प्लस क्यू, तो इस e प्लस क्यू का मान आपका ये रहा। तो इस e प्लस क्यू का मान हम समीकरण 1 से इसमें रख देंगे। तो समीकरण 1 से प्लस क्यू का मान रखने पर तो यहाँ होगा e बराबर 2 इंटू, यानी समीकरण 1 से उठा के ये मान हम इस प्लस क्यू में इसमें रख देंगे। तो e प्लस क्यू का मान क्या है, ये
1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में AP² इंटू कॉस थीटा, समीकरण नंबर 2। अब हमें समीकरण 2 के बाद ये सोचना है कि हमें AP² का मान चाहिए और कॉस थीटा का मान चाहिए। अगर हम AP² कॉस थीटा का मान हमें मिल जाए तो हम इसी में रख के हम इसको आगे करेंगे सवाल को। तो हमें AP² कॉस थीटा को मान प्राप्त करने के लिए हमें चित्र को देखना पड़ेगा। फिर दो समकोण त्रिभुज बने हुए हैं यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बने हुए हैं और AP² क्या, AP क्या है आपकी भुजा, यहाँ पे कॉस थीटा क्या है आपका कोण। तो यदि हमें भुजा और कोण ज्ञात करना हो तो फिर हमें ज्यामिति में जाना पड़ेगा। आपने पिछली कक्षा में मैथ में आपने पढ़ा हुआ ज्यामिति में क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज होता है उनकी भुजाएं या कोण ज्ञात करने के लिए हमें ज्यामिति में जाना पड़ता है। चलिए हम ज्यामिति में चलते हैं। ज्यामिति से क्या करेंगे, हम या तो भुजा ज्ञात करेंगे और कोण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम कोण दे देंगे, यहाँ पे एक कोण यहाँ बन रहा है थीटा, एक यहाँ कोण थीटा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम, चलिए इसको हम ऊपर से लिखते हैं। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमें ज्यामिति में जाना है तो यहाँ लिखेंगे ज्यामिति से स्पष्ट है। हमें ज्यामिति से क्या करना है, AP² का मान चाहिए और कोण का मान यानी कॉस थीटा का मान चाहिए और वो मान निकाल के हम समीकरण में रख देंगे और फिर इसको हम जारी रखेंगे आगे। चलिए तो ज्यामिति से स्पष्ट है, ज्यामिति में चलते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कोण कहाँ कहाँ बन रहा है। यहाँ पे एक त्रिभुज के यहाँ कोण बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है। तो कोण PBA बराबर कोण PAB बराबर, दोनों कोण किसके बराबर हैं, थीटा के बराबर, ठीक है। चलिए हम इस दो त्रिभुजों में से कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं, क्योंकि AP आपका ये वाली भुजा है तो हम ये वाला त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज POA में, समकोण त्रिभुज POA में पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ कर्ण क्या आ गया आपका, AP² बराबर OP² प्लस OA का स्क्वायर। चलिए जल्दी से इसके मान रख दीजिए आप। तो AP² बराबर OP का मान क्या है, यहाँ पे OP के बीच की दूरी क्या है, R का स्क्वायर प्लस OA के बीच की दूरी क्या है आपका A स्क्वायर, यानी हमें AP² का मान मिल गया है। यदि हम इस AP का वर्ग हटा दें तो इसके मान क्या लग जाएगी, कर्ण लगेगी R² प्लस A², यानी हमें ये वाला मान मिल गया है, ये वाला मान मिल गया है, दोनों मान मिल गए। और क्या चाहिए हमको, यहाँ पे हमें AP² का मान चाहिए, हमें AP² का मान मिल चुका है, ये भी हमने निकाल लिया क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। इसके बाद चाहिए हमें कॉस थीटा का मान। तो यहाँ लिखेंगे तथा कॉस थीटा बराबर है, अब कॉस थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का से, लाल लंब बटे कर्ण साइन होता है आधा बटे कर्ण। चलिए इस त्रिभुज में हम आधार और कर्ण देखते हैं। आधार क्या आपका OA और कर्ण क्या आपका AP। तो OA के बीच की दूरी क्या है A, AP के बीच की दूरी क्या है, तो हमने AP पहले से निकाल के बैठे हमने। यहाँ पे कर्ण का R² प्लस A²। तो हमारे पास AP² का मान है और कॉस थीटा का मान है। अब हम इन मानों को समीकरण 2 में रख देंगे और इस फिर से व्यंजक को आगे रखेंगे जारी। समीकरण 2 में AP² और कॉस थीटा का मान रखने पर, चलिए हम समीकरण 2 उतारते हैं। E बराबर 2 1/4 एप्सिलॉन 0 Q बटा AP² का मान क्या है आपका R² प्लस A² इंटू कॉस थीटा का मान क्या है, ये है आपका A बटे कर्णी R² प्लस A², ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। 2 इंटू 1 बटे, इसके बाद क्या करते हैं, हम 2 को पीछे ले लेते हैं, यानी 2 को हम इसके पास ले जाते हैं। तो यहाँ बचेगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q इंटू 2A, यानी 2 को हम पीछे ले गए, गुणा में जा सकता है वो।
अब इन दोनों को जो गुणा है इनको हमने एक लाइन में कर दिया, तो यहाँ पे ये इसके नज़दीक हो जाएगा, पास आएगा, तो यहाँ इसमें क्या लगाना पड़ेगा, कोष्टक। इसके बाद इसको हमने लिख दिया। अब इसको लिखते हैं r² + a² 1/4πε0। अब मुझे बताइए बच्चों इसका मान क्या होता है, q × 2a। अक्षीय स्थिति मैंने पढ़ाई थी, वहाँ भी मैंने ये मान रखा था। इसका मान होता है क्या, आप जरूर बताएं। इसका मान होता है p, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किसी द्विध्रुव का आवेश और उन आवेशों के बीच की प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे वेक्टर p से दर्शाते हैं। तो इसके स्थान रख देंगे हम p बटे, नीचे क्या है r² + a²। अब इस कर्ण को हम हटाएंगे तो इसका मान होगा 1/2। तो r² + a² लिख दिया हमने। हमें कर्णी को हटा के इसका मान रख देंगे 1/2, यानी कर्णी को हटा के हम 1/2 लगा सकते हैं। यहाँ लिख देंगे चूँकि p बराबर क्या होता है, q × 2a। e बराबर एक बटे 4πε0। अब देखिए यहाँ पे इस संख्या के ऊपर या इस पदों के ऊपर एक क्या घात है, 1। इसके ऊपर घात 1 है और इसके ऊपर घात 1/2 है, यानी नीचे का जो मान है वो समान है। जब नीचे का आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो आधार समान है तो इसको हम एक बार लिखेंगे r² + a²। इसकी घात आपकी 1 है प्लस इसकी घात है 1/2, यानी गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। e बराबर 1/4πε0 बटे, तो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, 2 एकम 2, 2 3, तो 2 1 3 बटे फिर से 2। अब बच्चों यहाँ पे जो मान आया है ये आया है छोटे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलिए हम इसे क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 दे देंगे। अब हम इसमें ये बताइए कि यहाँ पे r भी है दूरी और a भी दूरी है, तो यहाँ पे a की दूरी बड़ी दिख रही है आपको क्या r की दूरी बड़ी दिख रही है। यहाँ पे r बड़ा है तो जो बड़ा होगा उसको लेंगे, जो छोटा हो जाएगा उसकी हम उपेक्षा कर देंगे, उसको हटा देंगे। चलिए यहाँ पे r बड़ा है तो r को लेंगे हम। तो यदि a से बड़ा r हो तो समीकरण 3 से, तो यहाँ पे लिखेंगे e बराबर 1/4πε0 p बटे में r²। इसको नहीं लिखना है क्योंकि ये छोटा है तो ये हटा दिया। अब कोष्टक लगाएंगे, सीधा लिखेंगे 3/2। ये जो स्क्वायर होगा ये बटे के 2 से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा e बराबर 1/4πε0 p बटे में r⁻3। इसका जो मात्रक है वो है न्यूटन प्रति कूलम। तो ये रही आपकी किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्टूडेंट्स ये व्यंजक आपको कैसा लगा? मैंने ये व्यंजक जो है वो संक्षिप्त रूप से समझाया है, बहुत मोस्ट व्यंजक है, हर साल पेपर में आता है। पिछली बार अक्षीय स्थिति आई थी, इस बार अब निरक्षीय स्थिति आना तय है। तो मुझे उम्मीद है कि ये व्यंजक आपको समझ में आया होगा। तो आप इसे दिन में आप इसको लगाइए, कंटिन्यू लगाइए, 1 बार 2 बार लगाइए, आपको ये बनेगा। अगर ये व्यंजक आपको किसी कारण समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं और रेस्ट में आप नोट करके इसको 1-2 बार लगाइए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बनेगा, 100% बनेगा। तो आज की वीडियो में सब इतना ही काफ़ी है। ये फिर से हम नए वीडियो में नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए। गुड नाइट।